हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आज उसी के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करने बैठते हैं तो उसके अंदर हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये टॉपिक उस बारे में है। यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट यहाँ दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट क्या मतलब, एक प्रॉब्लम दी हुई है जो आपसे पूछा हुआ है कि आप इसका आंसर करके बताओ कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये दो स्ट्रिंग्स है, यहाँ पे दो धागे लटक रहे हैं, एक इधर है एक इधर है, और ये जो पर्सन है ये दोनों तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसको किसी तरीके से ये दोनों स्ट्रिंग्स पकड़ के आपस में बांधनी है, यही लिखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं। Two strings are hanging from a ceiling but are too far apart to allow a person to hold one and walk to another. Nearby is a table with a pair of pliers. तो यहाँ पे एक टेबल है, उसमें ये pliers रखे हुए हैं। pliers. The goal is to tie the two pieces of string together. तो इसका गोल क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व क्या करनी है इन्होंने, कि ये दो पीसेज एक साथ बांधने, लेकिन इस पर्सन का हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है। अभी सॉल्यूशन इसका आगे दिया होगा, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहाँ एक टेबल दिया है, एक फ्लायर दिया है, तो इसका क्या यूज़ है, या ऐसे ही दिया हुआ है, इसका कोई यूज़ नहीं है क्या, इसकी वजह से ये चीज़ सॉल्व हो सकती है। तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम है। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में हमें आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ये क्यों दिया है ये प्रॉब्लम यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है फंक्शनल फिक्सडनेस, और जो इसी चीज़ से रिलेटेड है। फंक्शनल फिक्सडनेस क्या होती है? वन प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफिकल्टी इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स ओनली इन टर्म्स ऑफ देयर टिपिकल यूजेस। जब हम किसी चीज़ का यूज़ सिर्फ उसके टिपिकल यूज़ के हिसाब से ही सोच पाते हैं और उसका कुछ नया यूज़ नहीं सोच पाते, उसको बोलते हैं फंक्शनल फिक्सडनेस। अब जैसे सपोज यहाँ पे ये टेबल है, ये प्लायर है। अब हमें पता है ये प्लायर का यूज़ क्या होता है, ये टूल की तरह यूज़ होता है। और ये टेबल जो होता है, ये बेसिकली टेबल का यहाँ पे क्या यूज़ हो सकता है। जब हम किसी चीज़ का टिपिकल यूज़ के अलावा कोई नए तरीके से उसका यूज़ नहीं सोच पाते हैं कि किस तरीके से उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी नई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो इससे रिलेटेड नहीं है, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल फिक्सडनेस। मतलब जैसे सपोज आपके घर में सीजर है, अब उस सीजर का आप काटने के अलावा और क्या यूज़ सोच सकते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें लगता है कि ये काटने के अलावा तो किसी काम की है नहीं, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल फिक्सडनेस। लेकिन अगर हम उसी सीजर को और चीज़ों के लिए यूज़ कर लें, स्क्रू टाइट करने के लिए यूज़ कर लें, या और बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ करें, तो इसका मतलब हमने ये अपना फंक्शनल फिक्सडनेस वाली जो प्रॉपर्टी है, हमारी टेंडेंसी है, उसको ओवरकम कर लिया है। तो फंक्शनल फिक्सडनेस में क्या होता है कि हम जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है उसके अलावा उसका कोई और यूज़ सोच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमें एक क्रिएटिव सॉल्यूशन नहीं मिल पाते किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारे घर में जो चीज़ें हैं उसको हम बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जो उस चीज़ के लिए बनी है उसके अलावा भी। तो लेकिन क्योंकि हमने कभी उसको ऐसे कभी देखा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कभी उसको सोचा नहीं बैठ के कि किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि जैसे स्क्रू ड्राइवर फिक्स करना होता है, स्क्रू फिक्स करना होता है, तो हम स्क्रू ड्राइवर ढूंढते हैं। लेकिन घर में और चीज़ें भी है, जैसे कि नाइफ को यूज़ कर सकते हैं, चाबी को यूज़ कर सकते हैं, कॉइन को यूज़ कर सकते हैं स्क्रू टाइट करने के लिए। लेकिन बिकॉज हमारे को ये टेंडेंसी होती है हम सब में फंक्शनल फिक्सडनेस की, कि स्क्रू है तो स्क्रू ड्राइवर से ही फिक्स होगा, तो हम स्क्रू ड्राइवर ढूंढने लग जाते हैं और जो चीज़ें अवेलेबल है उसका यूज़ नहीं करते। तो उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हम उस प्रॉब्लम के लिए जो अप्रोप्रिएट टूल है उसी को ढूंढते हैं। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल फिक्सडनेस। सो यहाँ पे ये स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम जो है, इसको यहाँ पे जो है इसमें इन्होंने प्लायर और टेबल रखा है। दैट मीन्स फंक्शनल फिक्सडनेस से रिलेटेड कुछ है इसका, कि यहाँ पे हो सकता है इस चीज़ का कुछ यूज़ और होगा जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जो हम जानते हैं हमेशा से प्लायर का यूज़ होता है, शायद उसके अलावा कुछ और यूज़ होगा यहाँ पे, या टेबल का कुछ और यूज़ होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से फंक्शनल फिक्सडनेस को ओवरकम करने के लिए हमें चीज़ों के वो बहुत सारे यूजेस सोचने चाहिए कि वो चीज़ उसके अलावा और कहाँ यूज़ हो सकती है।
एल्टन ब्राउन है, एक शेफ हैं, ठीक है, और ये बोलते हैं कि जैसे एक सिगार कटर होता है, उसको ये कहते हैं कि मैं कैरेट और ग्रीन अनियन और गार्लिक इन सब चीज़ों को काटने के लिए भी यूज़ करता हूँ। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कि कैसे कोई अपने फंक्शनल फिक्सडनेस को ओवरकम कर सकता है। फिर आगे ऐसी एक चीज़ होती है मेंटल सेट। मेंटल सेट क्या होता है? ये भी एक्चुअली फंक्शनल फिक्सडनेस ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो तरीके हमने पिछली बार यूज़ किए थे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी तरीके को हम बार बार यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम चेंज हो जाती है, प्रॉब्लम थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन हमारा पैटर्न नहीं चेंज होता, हम वही पैटर्न यूज़ करते रहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है टेंडेंसी फॉर पीपल टू परसिस्ट इन यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न दैट हैव वर्कड फॉर देम इन द पास्ट। तो जो चीज़ें पास्ट में उनके लिए काम करी है वो उसी तरीके से नई प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नया तरीका अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं, नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश नहीं करते हैं। अब यहाँ पे इसको समझाने के लिए एक प्रॉब्लम और दिया है, यहाँ पे इन्होंने डॉट प्रॉब्लम ये लिखा है यहाँ पे कि आपको इन जो डॉट्स हैं, कितनी डॉट्स हैं, 9 डॉट्स हैं, सबको आपने टच करना है, लेकिन सारी डॉट्स को क्रॉस होते हुए सिर्फ कितनी लाइंस बनानी है आपने? ड्रॉ 4 लाइंस, 4 स्ट्रेट लाइंस। 4 स्ट्रेट लाइंस का मतलब है आप 1 हो गया, 2 हो गया, 3। तो ये नहीं होगा, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको हर एक डॉट को टच करना है, लेकिन उसकी जो लाइंस है वो 4 बननी चाहिए। हर एक डॉट को टच करते हुए 4 लाइंस बननी चाहिए। और किसी भी डॉट को आप 2 बार टच नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक फिर यहाँ दोबारा से एक, यहाँ से एक लाइन और ले ली आपने यहाँ से, जो तो इस डॉट पे 2 लाइनें आ गई, ऐसे नहीं कर सकते। एक डॉट को एक ही बार टच कर सकते हो, और सबको आपस में सारे डॉट्स को आपने क्रॉस मतलब टच करते हुए जाना है और 4 लाइनें ड्रॉ करनी है। So can you draw 4 straight lines so that they pass through all 9 dots? तो 4 स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और हर डॉट से पास होनी चाहिए विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, आपकी पेंसिल या पेन ऊपर उठना नहीं चाहिए, आपने कॉन्टिन्यूसली करना है, कॉन्टिन्यूसली उसको करना है। जैसे 1 2 3 4 5 कॉन्टिन्यूसली किया, सबको टच किया, लेकिन फिर भी वो नहीं था क्योंकि 5 लाइनें बनी, मेरी 4 बननी चाहिए। और विदाउट टचिंग एनी डॉट मोर देन वंस, किसी भी डॉट को एक से ज़्यादा बार टच नहीं करना है। तो ये प्रॉब्लम दी हुई है। अब मेंटल सेट क्या होगा? हम पुराने तरीके ही यूज़ करेंगे जो अभी तक हम यूज़ करते हुए आते हैं इस तरह की प्रॉब्लम में। हम वही सब चीज़ें यूज़ करेंगे, हमने आज तक इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिस तरह के तरीके यूज़ करें, हम कोशिश करेंगे कि वही तरीके हम यूज़ करें। ये हमारा ये टेंडेंसी होती है सबकी, मेंटल सेट होता है सबका कि जो मेथड्स हम पहले ही यूज़ करते आ रहे वो करें। अब यहाँ प्रॉब्लम चेंज हो गई है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, लेकिन हमें इससे क्रिएटिव आंसर नहीं मिल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। सो मेंटल सेट में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन पहले पास्ट में हमारे लिए काम करे थे, हम उसी को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। पीपल आर ऑफन हेजिटेंट और इवन अनएबल टू थिंक ऑफ एनी अदर पॉसिबिलिटी। तो या तो हेजिटेंट होते हैं या फिर हम नई पॉसिबिलिटी सोच ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को ट्राई करो वीडियो को पॉज करके किसी तरीके से सॉल्व करने की, कि आपको चार स्ट्रेट लाइंस बनानी है और सारी डॉट से पास होते हुए जानी चाहिए वो चारों स्ट्रेट लाइन, और कोई भी डॉट को आपने 2 बार टच नहीं करना है, और पेंसिल लिफ्ट नहीं होनी चाहिए आपकी, उठनी नहीं चाहिए बनाते टाइम। तो ये इसका सॉल्यूशन भी आगे आपको मिलेगा जब हम आगे पेज 264 पे जाएंगे। लेकिन ये इन्होंने ये प्रॉब्लम जो दी है एक तरीके से आपको दिखाने के लिए कि आप क्या इसमें कोई क्रिएटिव तरीका यूज़ करते हो इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्रिएटिवली, तो आपके अंदर मेंटल सेट वाली जो टेंडेंसी है वो कम है। तो ये है इसका मतलब। फिर आता है confirmation bias, another barrier to logical thinking called confirmation bias. It is a tendency to search for evidence that fits one belief. कन्फर्मेशन बायस क्या होता है कि जो चीज़ हम मानते हैं ना, हम उसी के प्रूफ जो है उसको ढूंढते हैं और उसी के प्रूफ याद रखते हैं, और जो चीज़ हमारी मानी हुई चीज़ के अपोजिट होती है उसको हम भूल जाते हैं। और जैसे सपोज आप ये मानते हो कि आपने किसी पर्सन के बारे में बोल दिया है कि वो ऐसे करता है,
उससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे एविडेंस है कि देखो इसने यहाँ पे ऐसे किया था, मतलब बहुत रूड है, बहुत एग्रेसिवली वो बात करता है लोगों से, तो आपके पास उससे रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बात को वो कर रहे हैं। लेकिन उससे कई ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं उसने, वो बहुत पोलाइट है, तो आप वो सारी चीज़ें कंसीडर नहीं करोगे, आप सिर्फ वो चीज़ें कंसीडर करोगे जो आपके बिलीफ को पूरा कर रही हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। अब इसका एक एग्जांपल इन्होंने इस ESP का एग्जांपल दिया हुआ है इसी से रिलेटेड। तो ESP क्या होता है? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होती है ESP। तो यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल दिया है कि बिलीवर इन ESP जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को मानते हैं, जैसे कि क्या होती है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जैसे किसी को टेलीपैथी करनी आती है तो वो किसी लोगों के माइंड पढ़ लेता है, कोई साइकिक होता है तो वो फ्यूचर बता देता है। तो जो इन चीज़ों को मानते हैं वो उसी तरह के प्रूफ ढूंढते हैं जो उनके बिलीफ को सपोर्ट करे, चाहे वो प्रूफ एक या दो ही हो। तो जो इन चीज़ों को मानते हैं वो क्या करेंगे, वो इस तरह के प्रूफ इंटरनेट पर ढूंढेंगे, इस तरह की केस स्टडीज़ ढूंढेंगे जहाँ पे इन चीज़ों का उनको प्रूफ मिले या ये चीज़ें प्रूव हो पाए कि ऐसा होता है। लेकिन वो उन सब चीज़ों को कंसीडर ही नहीं करेंगे जहाँ पे ये सब चीज़ें फेल हो गई हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस, कि जो चीज़ हम मानते हैं ट्रू है, हम उसी से रिलेटेड उसके जो एविडेंस होते हैं, चाहे वो कम एविडेंस हो बहुत, हम उसको याद रखते हैं, और जो हमारे बिलीफ के उल्टा होता है उन चीज़ों को हम अपने माइंड से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद क्रिएटिविटी पे आते हैं। ऊपर की जो दो प्रॉब्लम्स थी वो आगे नीचे अभी डिस्कस हो जाएंगी, तो आपको बस ये याद रखना है कि फंक्शनल फिक्सडनेस में क्या था कि यहाँ पे दो चीज़ें थी जिसको यूज़ करके हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो अगर आप ये यूज़ सोच पा रहे हो अपने माइंड में, तो दैट मीन्स आपकी जो फंक्शनल फिक्सडनेस वाली टेंडेंसी है ये कम है, आप क्रिएटिवली सोच पाते हो चीज़ों का यूज़। और यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम दी है ये मेंटल सेट से रिलेटेड है, तो ये दोनों आगे आएंगे अभी इनके सॉल्यूशन। हम अपना कंटिन्यू करते हैं, आगे क्रिएटिविटी पे चलते हैं। Sometimes a problem requires coming up with entirely new ways of looking at the problem or unusual inventive solutions। तो सिंपली ये लाइन बोल रही है कि कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें नए तरीके सोचने पड़ते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पुराने तरीके काम नहीं करते, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, जिसमें हम आइडियाज़ कंबाइन करते हैं नए तरीके से और नए सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिविटी के अंदर दो टाइप की थिंकिंग्स आएंगी, एक आएगी डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक आएगी कन्वर्जेंट थिंकिंग। सो कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है जब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। सो इन कन्वर्जेंट थिंकिंग अ प्रॉब्लम इज सीन एज हैविंग ओनली वन आंसर। तो प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो, लेकिन उसका एक ही आंसर होता है। तो उसको सोचते हैं, जब हम उस आंसर को सोचते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसको बोला जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जब हम किसी तरीके से उसका वो सॉल्यूशन ढूंढ के निकालते हैं। जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनका एक ही आंसर होता है, लेकिन आप उसको कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अगर आप हर तरीके से अपना वो आंसर निकाल पा रहे हो जो उसका आंसर है, आप मेथड चाहे अलग यूज़ करो अपना, लेकिन आपको आंसर वही निकालना है जो उसका आंसर है, एक सिंगल आंसर है जो, तो वो हो जाती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, इन वॉट वेज आर अ पेंसिल एंड पेन अलाइक। अब इन्होंने जो एग्जाम्पल यहाँ दिया है कन्वर्जेंट थिंकिंग का, कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि पेन और पेंसिल में क्या सिमिलैरिटी है, किस तरीके से वो सेम है, तो आंसर इसका यही निकलेगा कि वो लिखने के लिए काम आते हैं, उनकी शेप सिमिलर है। इससे ज़्यादा और तो कोई आंसर निकलेगा नहीं कि वो लिखने के लिए काम आते हैं और उनकी शेप एक जैसी होती है। तो ये हो गया कन्वर्जेंट थिंकिंग, कि जब हमारी जितनी भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो लेकिन उसका आंसर एक ही होता है, अलग अलग मेथड से आप करो लेकिन आप पहुंचोगे उसी आंसर पे जो उसका आंसर है। ये तो हो गया कन्वर्जेंट थिंकिंग। दूसरा होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट का मतलब एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, और वो आंसर्स आपने सोचने हैं अपने क्रिएटिविटी से। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से ज़्यादा रिलेटेड है।
Here a person start at one point and comes up with many different or divergent ideas or possibility. तो एक चीज से शुरू होके बहुत सारे आइडियाज पे पहुंच जाना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकाल लेना, तो वो हो जाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल है। अब जैसे किसी से, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, आप कोई पूछ रहे हैं कि पेंसिल का क्या यूज हो सकता है, तो अगर तो आप क्रिएटिव थिंकर हो तो आप उसको टू राइट के अलावा उसके और भी बहुत सारे यूजेस बता सकते हो। पोकिंग होल्स, होल बनाने के लिए। वेट फॉर टेल ऑफ अ काइट, काइट का जो वो होता है धागा, उससे बांधने के लिए। वेपन की तरह यूज हो सकता है किसी को मारने के लिए। तो इसमें क्या है, आपकी फंक्शनल फिक्सडनेस यहाँ पे नजर आती है। अगर जिसने बोला है कि पेंसिल सिर्फ लिखने के लिए तो काम आ सकती है, उसका तो कोई और काम हो ही नहीं सकता, तो दैट मीन्स उसके उसकी फंक्शनल फिक्सडनेस वाली टेंडेंसी उसमें ज़्यादा है कि वो एक चीज़ का एक ही यूज सोच पा रहा है। लेकिन जिसने उसके और भी बहुत यूजेस बता दिए लिखने के अलावा, तो उसका मतलब वो क्रिएटिव थिंकर है। डाइवर्जेंट थिंकर है, क्रिएटिव थिंकर है। Most productive period of divergent thinking for those people tend to occur when they are doing some task or activity that is more or less automatic. ये एक चीज जो है रिसर्चर्स को पता चली है कि जो लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं ना, उनकी क्रिएटिविटी वाली जो उनके अंदर जो आती है, जो आइडियाज आते हैं ना माइंड में, क्रिएटिव आइडियाज, वो मोस्टली तब आते हैं जब वो कोई ऐसा काम कर रहे हो जो काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। जैसे वॉकिंग कर रहे हो, वॉकिंग करते करते सोचते हुए जाते हैं, तब उनको क्रिएटिव आइडियाज आते हैं ज़्यादा। या स्विमिंग कर रहे हो, तो जब वो इस तरह का टास्क कर रहे होते हैं जो टास्क में उनको कॉन्शियसली ध्यान नहीं देना ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है कि उनकी एक कुछ परसेंटेज ऑफ कॉन्शियस तो उस काम में होती है, और बाकी सारी जो कॉन्शियसनेस है उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने में लगी होती है। दीज ऑटोमेटिक टास्क टेक अप सम अटेंशन। तो ये जो ऑटोमेटिक टास्क होते हैं जिसमें उन्होंने कुछ ज़्यादा वो नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं चाहिए, तो वो बहुत कम अटेंशन लेते हैं माइंड का, और बाकी सारी अटेंशन उनकी कहाँ डिवोट हो जाती है, क्रिएटिव थिंकिंग में। तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जब हम कोई चीज़ देख रहे हैं जिसमें, अब टीवी देख रहे हो, आपका ध्यान टीवी में है थोड़ा सा, लेकिन आपका माइंड कुछ ना हो कुछ कुछ और सोच रहा है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच रहा है, तो उस टाइम पे आपको आइडियाज़ ज़्यादा आते हैं क्योंकि आपका फोकस सॉल्यूशन पे पूरा तरीके से नहीं होता, आधा माइंड कहीं पे डिवाइडेड होता है, और बेसिकली जो अनकॉन्शियस या दूसरा ऑल्टर, जिसको कहेंगे ऑल्टरनेट कॉन्शियस आपकी है, वो आपके सॉल्यूशन के बारे में सोच रही होती है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज डाइवर्जेंट थिंकर ऑफन मेक लिंक एंड कनेक्शन एट अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जस्ट बिलो अलर्ट अवेयरनेस। तो वो अपनी अलर्ट अवेयरनेस के नीचे वाले लेवल पे जाके आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे आइडियाज़ फ्रीली फ्लो होते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर आइडियाज़ आते हैं उनको, क्योंकि वो हमारे हायर मेंटल प्रोसेसेस में आता है। जो अलर्ट लेवल है वो तो उस काम में होता है जो काम वो कर रहे हैं, लेकिन उसके नीचे जो बाकी हाई में हायर मेंटल प्रोसेस है, वो सारे कहाँ होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग में लगा होता है। अलर्ट लेवल में क्यों नहीं आती है इतनी ज़्यादा आइडियाज़, क्योंकि अलर्ट लेवल में हमें डिस्टर्बेंस बहुत होती है, अलर्ट लेवल में हमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। तो जब हम ऑलरेडी किसी एक चीज़ के ऊपर डिस्ट्रैक्टेड है, हमारा एक माइंड किसी एक चीज़ के ऊपर डिस्ट्रैक्टेड है, जैसे वॉकिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो बाकी माइंड जो हमारा अंदर पीसफुल है, वो सारा किस में लगा होता है, आइडिया सोचने में लगा होता है। तो इस तरीके से काम करते हैं क्रिएटिव थिंकर। तो ऐसा हम सबके साथ ही होता है, आप कभी ध्यान दो या ना दो, जब आप किसी एक चीज़ में लगे होते हो जो ऑटोमेटिकली, जिसमें आपको इतना ध्यान नहीं देना, आप ऑटोमेटिकली कर रहे हो, उसके पीछे ही पीछे आपके माइंड में कुछ और थॉट चलते हो। ड्राइविंग भी जैसे इसमें से एक चीज़ है। आप ड्राइव कर रहे हो कोई ऐसी जगह पे जहाँ आप डेली जा रहे हो अपने ऑफिस में, वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आपने कहाँ जाना है, आप बहुत बार जा चुके हो, तो आपको एग्जैक्टली रास्ता देखना नहीं पड़ता है हमेशा कि लेफ्ट जाने की राइट, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्शियसनेस ड्राइव करके आपको ले जा रहा होता है, और बाकी माइंड आपका कुछ ना कुछ सोच रहा होता है कि ऑफिस में जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करनी है या कैसे करना है। तो उस टाइम पे हमारी सबसे ज़्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है।
Divergent thinker will obviously be less prone to some of the barriers to problem solving such as functional fixedness. तो ये सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं कि डाइवर्जेंट थिंकर को इस तरह की प्रॉब्लम कम आती है जैसे फंक्शनल फिक्सेडनेस, तभी तो वो डाइवर्जेंट थिंकर हुए। एग्जाम्पल है जैसे कि आप अगर देखो बाहर अगर बारिश हो रही है और आप ऑफिस में अपने, तो आप उसमें नोट कर सकते हो कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बैग को अम्ब्रेला बना के जाते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो बारिश खत्म होने की वेट करते हैं। जो लोग वहाँ खड़े हैं बारिश खत्म होने की वेट कर रहे हैं, दैट मीन्स उनका डाइवर्जेंट थिंकिंग काम नहीं कर रहा है। उनके अंदर फंक्शनल फिक्सेडनेस है कि अम्ब्रेला होगा तो ही तो बारिश में जा पाएंगे। जो लोग अपने बैग को या किसी और प्लास्टिक की चीज़ को यूज़ करके निकल जाते हैं बारिश में भी, तो दैट उनका क्या है, डाइवर्जेंट थिंकर है, वो उनके अंदर फंक्शनल फिक्सेडनेस कम है। तो बहुत ही कॉमन से एग्जांपल्स दे रखे हैं जो हम डे टू डे नोट कर सकते हैं। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले। यहाँ पे इन्होंने जो प्लायर दिया था उसका क्या यूज था, द सॉल्यूशन टू द स्ट्रिंग प्रॉब्लम इज टू यूज द प्लायर एज अ पेंडुलम टू स्विंग द सेकेंड स्ट्रिंग क्लोजर टू यू। तो बेसिकली प्लायर इसलिए दिया था क्योंकि ये वाला जो धागा था इसको प्लायर से बांध के इसको पेंडुलम की तरह हिलाओ, तो क्या होगा, जब वो घूम के इधर आएगा तो वो इसके हाथ के पास पहुंच जाएगा और ये धागा तो ऑलरेडी पकड़ा ही हुआ था, तो दोनों धागे पकड़ के आपस में टाई करना इजी हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या थी कि ये धागा इसके पास नहीं था, हाथ इसका हाथ नहीं पहुंच रहा था इस पे। तो प्लायर का क्या यूज हो सकता था, जो हमें प्लायर दिया था यहाँ पे कि उसको बांधो और उसको पेंडुलम की तरह हिलाओ, वेट की वजह से वो धागा इधर आएगा और उससे वो इसको यहाँ पे इसको पकड़ के रखा हुआ है और ये जब इधर आएगा तो इसको कैच कर लेगा। तो ये था कि किस तरीके से हम प्लायर का एक यूज और सोच सकते हैं जिसके लिए यूज नहीं होता। और जो डॉट वाली प्रॉब्लम थी नीचे, उसका सॉल्यूशन ये वाला है। हम लोग जनरली यही मेथड यूज करते हैं ना, क्योंकि हमने पुराने सारे मेथड इस तरह के यूज करे हैं जिसमें हम बाहर नहीं निकलते हैं, डॉट्स के एरिया के अंदर ही रहते हैं। लेकिन करेक्ट सॉल्यूशन ये है, देखो ये कितना ज़्यादा बाहर को निकल के फिर इधर गया है, फिर इधर, फिर ऐसे सिर्फ 4 लाइंस बनाई है, 1 2 3 4, और हर डॉट को टच किया और किसी भी डॉट को दोबारा टच नहीं किया है, तो ये करेक्ट सॉल्यूशन है। तो इसके लिए क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, मेंटल सेट जो है वो चेंज होना चाहिए। हमारा मेंटल सेट होता है कि डॉट के अंदर अंदर ही लाइंस बनेंगी, जबकि ये बाहर भी निकाल के एंगल बना सकते हैं। तो इस तरीके से आगे चलते हैं आप। Some people are naturally more creative. It is possible to develop one creative ability. अब यहाँ पे जो लोग क्रिएटिव नहीं है उनके लिए ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप नेचुरली क्रिएटिव नहीं हो, बाय बर्थ आप लोग क्रिएटिव नहीं हो, तो आप क्रिएटिव कभी हो ही नहीं सकते। क्रिएटिविटी बढ़ाई जा सकती है अपनी। द एबिलिटी टू बी क्रिएटिव इज इम्पॉर्टेंट एंड कमिंग अप विद टॉपिक्स फॉर अ रिसर्च पेपर। जैसे कोई रिसर्च पेपर वगैरह बनाते हैं, आप रिसर्च करते हैं, तो उसमें जो क्रिएटिव थिंकिंग है बहुत ज़्यादा काम आती है और बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। Cross-cultural research has found that divergent thinking and problem-solving skill cannot be easily taught in Japanese or Ohama Native American cultures. अब यहाँ पे कल्चर की बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पे कंजर्वेटिव आइडियाज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे ट्रेडिशनल तरीके ही अच्छे हैं। तो वो अपने ट्रेडिशन और अपने कल्चर और कंजर्वेटिव आइडियाज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, इसलिए ऐसे कल्चर में क्रिएटिव थिंकिंग अप्लाई करना या क्रिएटिव थिंकर्स बनना या होना सीखना बहुत मुश्किल होता है। अब कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी को Many people have the idea that creative people are also little different. एक चीज़ और यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है जो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से abnormal होते हैं, वो अलग तरीके से रहते हैं, अलग तरीके से दिखते हैं, जैसे आर्टिस्ट होते हैं या म्यूजिशियंस होते हैं जो जनरली अपने आप को थोड़ा अलग रखते हैं दूसरे लोगों से।
जबकि वो नॉर्मल चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा अपने आप को अनकन्वेंशनल दिखाना चाहते हैं, और वो क्योंकि सोचते भी अनकन्वेंशनल है, वो नॉर्मल चीज़ों को अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो हमें दिखते थोड़े से अलग हैं. Creative people usually have a broad range of knowledge about lot of subjects and are good at using mental imagery. तो क्रिएटिव लोगों को बड़ी नॉलेज होती है हर सब्जेक्ट की, और वो अपनी मेंटल इमेजरी को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं. अपने माइंड में जो वो पिक्चर्स सोच लेते हैं, माइंड के अंदर अपने पिक्चर्स बना लेते हैं, इमेजेस बना लेते हैं, तो वो उनकी बहुत अच्छी होती है कैपेबिलिटी. क्रिएटिव पीपल आरंट अफ्रेड टू बी डिफरेंट. उनको डिफरेंट लगने में कुछ डर नहीं लगता. दे आर मोर ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस. नए एक्सपीरियंस को वो बहुत ओपन होते हैं. एंड टेंड टू हैव मोर विविड ड्रीम्स एंड डे ड्रीम्स देन अदर टू. और वो जो सोचते हैं ना, उनको जो डे ड्रीमिंग मतलब दिन में वो जो सोचते हैं या उनको रात में जो सपने आते हैं, वो बहुत क्लियर होते हैं उनके आइडियाज उनके माइंड में कि उन्होंने क्या करना है. क्रिएटिव पीपल वैल्यू देयर इंडिपेंडेंस. उनको अपनी इंडिपेंडेंस बहुत अच्छी लगती है क्रिएटिव लोगों को, इसलिए वो इतना डिफरेंटली बिहेव करते हैं. नॉर्मल लोगों की तरह कंफर्म नहीं करते हर चीज़ के साथ, सारे रूल रेगुलेशंस के साथ कंफर्म नहीं करते, क्योंकि उनको अपनी इंडिपेंडेंस ज़्यादा अच्छी लगती है. क्रिएटिव पीपल आर ऑफन अनकन्वेंशनल इन देयर वर्क. तो उनका काम करने का तरीका भी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होता है. ये इन्होंने दो चार वो दिए हुए हैं तरीके क्रिएटिव अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग को इंक्रीज करने का. जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज सोचो और उसको डिस्कस करो बिना उसको जज किए. जज नहीं करना कि जो अब से 3-4 लोग बैठे हो ग्रुप में और एक दूसरे के आइडियाज सुन रहे हो किसी प्रॉब्लम को लेके, तो अगर कोई अटपटा आइडिया भी दे रहा है तो उसको जज नहीं करना है कि ये किस तरह का आइडिया दे रहा है एकदम खराब सा. जो भी आइडियाज आ रहे हैं उसको सुनो, उसके बारे में डिस्कस करो. विदाउट जजिंग ईच आइडियाज मेरिट अंटिल ऑल आइडियाज आर रिकॉर्डेड. तो सारे आइडियाज रिकॉर्ड कर लो, लिख लो, उसके बाद एक एक करके उसके बारे में डिस्कस करो. कीपिंग अ जर्नल. एक जर्नल अपने साथ रखो जिसमें आप आइडियाज़ लिखते जाओ, जो जो आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, और लास्ट में आके फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप फाइनल करो. फ्री राइटिंग. जो ये भी वही है फ्री राइटिंग जैसे जर्नल वाली चीज़ है कि राइट डाउन एंड रिकॉर्ड एवरीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड. आपके माइंड में जो भी आ रहा है उसको लिखते जाओ, और जब सारी चीज़ें आप लिख लो, लास्ट में उसको ऑर्गेनाइज कर लो, एंड ऑफ द डे उसको ऑर्गेनाइज कर लो. माइंड एंड सब्जेक्ट मैपिंग. स्टार्ट विद द सेंट्रल आइडिया एंड ड्रॉ मैप. एक सेंट्रल आइडिया लिखो पहले, और उसके आसपास उससे रिलेटेड आपको जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उसको मैप की तरह आप ड्रॉ कर लो. मतलब बीच में एक सेंट्रल आइडिया लिख के उससे रिलेटेड आपको जो जो चीज़ें आ रही हैं ऐसे उसके आसपास आप लिखते जाओ. तो ये हो गया माइंड मैपिंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक खत्म हो गया. इसमें हमने क्या पढ़ा? फंक्शनल फिक्सिडनेस पढ़ा, मेंटल सेट पढ़ा और कंफर्मेशन बायस. और क्रिएटिविटी में 2 टाइप की थिंकिंग पढ़ी, जिसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग. और ज़्यादा क्रिएटिव किसको माना जाता है? जो डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं. इससे रिलेटेड छोटा सा क्विज है, तो वीडियो खत्म करने से पहले ये भी डिस्कस कर लेते हैं क्विज. क्वेश्चन नंबर 1. Al goes out one frosty morning to find that his car is covered with a layer of thick frost. He needs to get to work and look for his ice scraper. Unable to find it, he thinks a moment, goes into the house and returns with a hard plastic spatula from the kitchen. In using a spatula as a makeshift ice scraper, Al has overcome. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एल को ऑफिस जाना है सुबह, और सुबह जब वो बाहर निकलता है तो कार में उसके बर्फ़ जमी हुई है. अब उसको हटाने के लिए, बर्फ़ को हटाने के लिए आइस स्क्रैपर यूज़ करता है. वो उसको नहीं मिल रहा है, तो उसने सोचा बर्फ़ कैसे हटाऊंगा. उसने थोड़ी देर सोचा, फिर वो किचन में अंदर गया और वहाँ से एक प्लास्टिक का स्पैचुला लेके आया उसको बर्फ़ को हटाने के लिए. तो दैट मीन्स उसने अपनी कौन सी वाली प्रॉब्लम ओवरकम करी है यहाँ पे? तो इसका आंसर है फंक्शनल फिक्सिडनेस, क्योंकि उसने स्पैचुला का यूज़ आइस स्क्रैपर की तरह यूज़ करने के लिए सोचा. तो दैट मीन्स उसको ये पता है कि अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो दूसरी चीज़ को भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट, रैंडल बिलीव्स दैट एलियंस क्रैश्ड इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स इन 1950s. When looking for information about this on the internet, he ignores any site that are skeptical of his belief.
and only visits and talks with his friend about the site that support his belief. तो रैंडल बिलीव करता है एलियंस के ऊपर, और उसको ये लगता है कि वेस्टर्न यूएस में 1950s में एलियंस आए थे। जब वो इंटरनेट पे देखता है तो वो ऐसी साइट्स भी देखता है जहाँ पे इस चीज़ को वो करा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो वाली साइट्स को इग्नोर कर देता है, सिर्फ उन्हीं साइट्स को देखता है जिसमें इस चीज़ को सपोर्ट किया हुआ है, और अपने दोस्तों को भी वो उन्हीं साइट के बारे में बताते हैं जिसमें उसके इस बिलीफ को कि एलियंस आए थे उसको सपोर्ट किया हुआ है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है कन्फर्मेशन बायस का, कि जो चीज़ हम मान रहे हैं हम उसी के प्रूफ को ढूंढते हैं, और जो चीज़ें उसके अगेंस्ट है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ प्रॉब्लम इज सीन एज हैविंग ओनली वन आंसर विद ऑल द लाइंस ऑफ थिंकिंग लीडिंग टू दैट आंसर। तो जब किसी प्रॉब्लम का एक ही आंसर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रिएटिव पीपल इज ट्रू। तो क्रिएटिव लोगों के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? दे आर नॉट वेरी गुड एट मेंटल इमेजरी, ये फॉल्स है। दे आर नॉट अफ्रेड टू बी डिफरेंट, ये बिल्कुल ठीक है। तो बाकी दोनों फॉल्स होंगी। दे वैल्यू देयर डिपेंडेंस, ये गलत है क्योंकि इंडिपेंडेंस को वैल्यू देते हैं। दे आर ऑफन वेरी कन्वेंशनल, कन्वेंशनल नहीं होते, अनकन्वेंशनल होते हैं। तो यहाँ पे ये क्विज खत्म हो गया। नेक्स्ट इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे इन्होंने इंटेलिजेंस वाले में एलेक्स और की पैरेट के बारे में कुछ बात करी हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी भी तो वो देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था उसमें। तो इसको अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।